डोंगशीक तेओ को सूचित करता है कि वे फिर टमाटर खरीदने के लिए आएंगे। गिल्ड का लीडर सदस्यों के पास लौटता है और घोषणा करता है कि उन्हें जल्दी से मकड़ियों का दमन करना होगा और दिन के अंत तक टावरों को छोड़ना होगा। इसके बाद तेओ सोचता है कि इस गति से वह आसानी से 1000 डंगियन कॉइन्स कमा सकता है और एक इंटरमीडिएट पेडलर बन सकता है, जिससे उसे ग्रोअर का नाम प्रकट करने और फिर से सीईओ बनने में मदद मिलेगी। हालांकि उसकी सोच का सिलसिला एक समूह लड़की शिकारी द्वारा बाधित होता है, जो तेओ के पास आती है। वे उसे किटी कहकर अभिवादन करती हैं और नोटिस करती हैं कि वह किसी ऐसे बिल्ली की तरह दिखता है जिसे वे जानती हैं। क्रोधित होकर तेओ स्पष्ट करता है कि उसका नाम तेओ है। लड़की, जो खुद को सुआ कहती है, उससे माफी मांगती है। तेओ उससे पूछता है कि क्या उसका रूप किसी को याद दिलाता है। सुआ सहमत होती है, लेकिन तेओ उसे बताता है कि उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि दुनिया में उसके जैसा प्यारा और कोई बिल्ली नहीं है। लड़की को चुपचाप छोड़कर हैंडसम पेडलर अपनी राह पर लौटने लगता है। तभी सुआ उसे रोककर अपने हैंडबैग से कुछ निकालती है। वह वस्तु कैट ट्रीट्स होती है, जिन्हें सुआ उसे ऑफर करती है, लेकिन वह मना कर देता है, यह कहते हुए कि उसे सिर्फ ग्रिल्ड फिश पसंद है। हालांकि उसका फैसला तुरंत बदल जाता है जब सुआ थोड़ा तरल उसकी ओर निचोड़ती है और तेओ उस स्वाद से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह स्वाद से ऐसा मोहित होता है कि वह कहता है कि उसने पहले कभी इतना स्वादिष्ट और समृद्ध स्वाद नहीं चखा। मछली जैसा नमकीन स्वाद और वह बनावट जो मुंह में पिघल जाती है, उसे इस नए कैट ट्रीट्स का आदी बना देता है। वह सुआ से और ट्रीट्स मांगता है, लेकिन इस बार सुआ बदले में कुछ मांगती है। वह चाहती है कि तेओ उसके साथ एक सेल्फी ले और बदले में उसे हर फ्लेवर के ट्रीट्स मिल जाएंगे। तेओ सहमत हो जाता है और जल्द से जल्द स्वादिष्ट ट्रीट्स पाने के लिए सुआ के साथ सेल्फी लेता है। सुआ तेओ के साथ सेल्फी खींचती है और वादा के मुताबिक उसे ट्रीट्स देती है। तेओ अपने रास्ते पर लौटता है और ट्रीट्स चबाने लगता है। गिल्ड का एक सदस्य सुआ को देखकर हैरान होता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सुआ ट्रीट्स को टावर तक लेकर आएगी। सुआ अपनी तस्वीर को देखते हुए फिर से तेओ से मिलने की इच्छा व्यक्त करती है और निश्चित करती है कि वह फिर लौटकर आएगी। अगला दृश्य हमें एक गुफा में ले जाता है, जहां सूरज हमेशा चमकता रहता है। वहां एक काले खरगोश की तैराकी दिखाई देती है, जो पानी में कड़ी मेहनत कर रहा है। यह काला खरगोश तैराकी बूट कैंप में है, जबकि बड़े सफेद खरगोश उसकी रोमांचक तैराकी का आनंद ले रहे हैं। चाचा सान योद्धा खरगोश को सबक सिखाते हुए उसके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। वह उसे निर्देश देते हैं कि अपने हाथ सीधे रखे और ग्रीन अनियन बोर्ड को अपने सामने रखें। सान यह सुनिश्चित करता है कि वह मछली के छेद को अस्थायी रूप से बंद कर दे, क्योंकि उसे उस घटना की याद आती है जो काले योद्धा खरगोश के साथ हुई थी और जिसने उसे अभी तक डरा रखा है। हमें पता चलता है कि पहले काले खरगोश ने लापरवाही से पानी में छलांग लगाई थी, बिना यह जाने कि तैरना कैसे है। सान ने उसे पानी की सतह पर बेहोश पड़े हुए देखा और घबरा गया, जबकि पूरा खरगोश परिवार उस दृश्य को देखकर सदमे में था। तभी पिरान्हा उसे एक ताजा शिकार मानकर चबाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इस घटना की याद ताजा होने के बाद काला खरगोश तैरने में अधिक आत्मविश्वासी हो जाता है और बड़े सफेद किसान खरगोश भी। एक सफेद खरगोश एक पानी के बोर्ड पर बैठकर पैडल के रूप में फावड़ा पकड़ता है, जबकि दूसरा सूरज की गर्माहट का आनंद लेते हुए पानी की ठंडक का लुत्फ उठाता है। पानी में खेलने के बाद सान को कुछ मीठा खाने की तलब होती है। वह अपने बैग से शहद की बोतल निकालता है, लेकिन उसे खाली देखकर मान लेता है कि पिछली बार इकट्ठा किया गया शहद खत्म हो चुका है। वह मधुमक्खी के छत्ते की ओर देखता है और सोचता है कि क्या जहरीली मधुमक्खियां जो यहां रहने लगी थीं ठीक है। साजन और काला खरगोश छत्ते के आसपास कुछ हलचल देखते हैं। उनके आश्चर्य के लिए वहां छोटी जहरीली मधुमक्खियों का झुंड होता है। यह खुलासा होता है कि ये जहरीली शिशु मधुमक्खियां हैं। अचानक स्थिति से परेशान साजन अपनी प्यारी मधुमक्खी को देखने का फैसला करता है और उसका स्वागत करने के लिए अपने चेरी टमाटर फार्म से एक फूल चुनता है। नर्वस होकर वह छत्ते के पास पहुंचता है और शिशु मधुमक्खियों का स्वागत करता है। हालांकि शिशु मधुमक्खियां गुस्से में आ जाती हैं और जोर जोर से भिनभिनाने लगती है। वे सान और खरगोशों का पीछा करती हैं। डर से भरा साजन सोचता है कि यह क्या हो रहा है। वह मधुमक्खियों से हमला न करने की विनती करता है, यह कहते हुए कि वे दुश्मन नहीं है,
जैसे ही गुस्साई मधुमक्खियां खरगोशों की ओर हमला करने के लिए उड़ती है, काला योद्धा खरगोश हथौड़ा लेकर उन पर वार करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सान उसे रोकता है और उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। गुस्साई मधुमक्खियां नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और सान और खरगोशों पर लगभग हमला कर देती है। तभी छत्ते से एक बड़ी, सुंदर मधुमक्खी बाहर आती है। यह जहरीली रानी मधुमक्खी होती है। वह शिशु मधुमक्खियों के साथ सभी को हैरान कर देती है। साजन और काला खरगोश अवाक रह जाते हैं। यह खुलासा होता है कि जहरीली मधुमक्खी एक मांसाहारी कीट राक्षस है जो अपने जहरीले डंक के साथ शिकार करती है। इस बीच टावर मैनेजर एलियन डंगोन एडमिनिस्ट्रेशन बुक पढ़ रही होती है। उसे एहसास होता है कि लाइब्रेरी में मौजूद इस मैनुअल बुक में मधुमक्खियों के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है। यह मानते हुए कि किसी को खतरा नहीं है, वह फिर भी क्रिस्टल मैजिक बॉल के माध्यम से साजुन और अन्य लोगों पर नजर रखती है जिन्होंने रानी मधुमक्खी का सामना किया है। वह इस मामले पर बाद में अपने पिता से चर्चा करने की योजना बनाती है। गुफा में जहरीली रानी मधुमक्खी, सान और खरगोश आमने सामने होते हैं। हमारा नायक बड़ी और सुंदर रानी मधुमक्खी को घूरते हुए हैरान रह जाता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह वही प्यारी छोटी मधुमक्खी है जिसे उसने पहले देखा था। मुंह खुले हुए वह रानी मधुमक्खी की तारीफ करता है और कहता है कि वह अब अलग दिख रही है। यह बताया जाता है कि जहरीली मधुमक्खी ने साजुन की गुफा में शहद खाना शुरू किया था, जिससे उसके शरीर में बदलाव आने लगे। जैसे जैसे वह फूलों से शहद चूसती रही, उसने तीव्र फेरोमोन का स्राव करना शुरू कर दिया और हर दिन मोटी होती गई। मधुमक्खी को यह एहसास हुआ कि वह प्रजनन करने में सक्षम है और इसलिए उसने जंगल में अपना पुराना छत्ता छोड़कर साजुन की गुफा में नया छत्ता बना लिया, जहां उसे सबसे ज्यादा सुरक्षा महसूस हुई। कई दिनों तक दर्द सहने के बाद और शरीर की स्थिति में बदलाव के साथ मधुमक्खी ने जहरीली रानी मधुमक्खी का रूप धारण कर लिया। इसे समझते हुए हमारा नायक उसे रानी मधुमक्खी बनने की बधाई देता है। हालांकि वह सोचता है कि यह अजीब समय है, फिर भी वह उसे गृहोपहार देने आगे बढ़ता है। भावुक होकर रानी मधुमक्खी खुशी से साजुन को गले लगाती है। शिशु मधुमक्खियां भी उसके साथ जुड़ जाती हैं और साजुन पर प्यार से लिपट जाती है। शिशु मधुमक्खियां अब खरगोशों के साथ खेलती हैं और वे सभी साथ लगने लगते हैं। कुछ दिनों बाद हमारा नायक गहरी नींद में होता है, लेकिन उसका सुकून भरा पल जल्दी खत्म हो जाता है जब खरगोशों का झुंड उसे झकझोर कर उठाता है। खरगोश जल्दबाजी में उसे खेत तक ले जाते हैं। आधी नींद में वह उनके साथ घसीटा जाता है। वहां पहुंचकर वह एक गाजर देखता है जिसमें नीले चांद की ऊर्जा है और जो समय से पहले उगाई है। यह सोचकर कि यह अपरिपक्व है, वह इसे खींचने का फैसला करता है। गाजर को उखाड़ते समय वह समझता है कि खरगोश इतने उत्साहित क्यों थे। गाजर का आकार वैक्यूम फ्लास्क जितना बड़ा होता है। यह गाजर एजिलिटी गाजर होती है जो डंगोन में नीले चांद की ऊर्जा से उगी होती है। यह गाजर पोषक तत्वों और स्वाद से भरपूर होती है और नीले चांद की ऊर्जा इसके स्वाद को और बढ़ा देती है। गाजर खाने पर यह जादुई ऊर्जा को 5 अंकों से बढ़ा देती है। गाजर की कटाई करके साजुन को कई इनाम मिलते हैं। इनाम पाने के दौरान वह अनुमान लगाता है कि उसने 50 की बजाय 70 एक्सपी पॉइंट्स अर्जित किए हैं और सोचता है कि यह उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद के कारण हो सकता है। हमारा नायक गाजर को उसके सही और प्रतीक्षित मालिकों खरगोशों को सौंपता है और उनके कठिन परिश्रम और अद्भुत साझेदारी के लिए उनकी सराहना करता है। खरगोश गाजर को किसी रत्न की तरह निहारते हैं। खरगोशों के बीच दरांती वाले खरगोश का प्रवेश होता है। वह अपनी कौशल दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरांती वाला खरगोश गाजर को इतनी कुशलता से काटता है कि उसे छोटे छोटे समान टुकड़ों में तब्दील कर देता है। साजुन उसकी प्रशंसा करता है और कहता है कि उसके कौशल से गाजर पलक झपकते ही बराबर टुकड़ों में कट गई। इसके बाद हमारा नायक चेरी टमाटरों की ओर बढ़ता है। वह 5 चेरी टमाटर काटता है जिनमें नीले चांद की ऊर्जा होती है और उन्हें एडमिन को सौंप देता है, जिसने पिछली बार उनसे यह मांगा था। एडमिन साजुन की सराहना करती है, लेकिन साजुन इस बात से संतुष्ट नहीं होता। वह टावर मैनेजर से अगली बार उसे कोई विशेष क्षमता देने की मांग करता है। इसी बीच साजुन को शोर सुनाई देता है। यह पता चलता है कि यह तेओ है जो अपनी बिक्री मिशन से वापस लौट आया है।
हालांकि शिशु मधुमक्खियां उसका स्वागत बिल्कुल भी नहीं करती। नाराज शिशु मधुमक्खियां तेओ पर हमला कर देती हैं। भयभीत तेओ चिल्लाते हुए साजुन से मदद मांगता है, यह सोचते हुए कि मधुमक्खियों के जन्म के समय वह वहां नहीं था। उसे एहसास होता है कि शिशु मधुमक्खियां उसे दुश्मन मानती है। तेओ पर मधुमक्खियों का हमला रोकने के लिए वह बिल्ली को अपनी बाहों में पकड़कर उसे दुलारता है, ताकि मधुमक्खियां समझ जाएं कि वह परिवार का सदस्य है। मधुमक्खियां वहां से चली जाती हैं। हमारा नायक बिल्ली को अपने पास कसकर पकड़ लेता है और उसका चेहरा तेओ की फर से ढक लेता है, जिससे उसे खांसी आ जाती है। लेकिन तेओ नाराज नहीं होता, बल्कि साजुन का आभार व्यक्त करता है और उसे भाई कहकर पुकारता है। जब वह देखता है कि बिल्ली अपने मालिक से अनौपचारिक ढंग से बात कर रही है, तो वह तेओ के गाल खींचता है। दर्द सहते हुए बिल्ली यह बताती है कि साजुन ने उसे परिवार का हिस्सा कहा था, जिससे वह आभारी महसूस करती है और उसे भाई कहती है। तेओ साजुन को उन सिक्कों की थैली सौंपता है जो उसने सामान बेचकर कमाए थे, जिससे कुल 75 डंगोन सिक्के हुए। अपनी बिक्री मिशन के बारे में सब कुछ बताकर तेओ साजुन को चौंका देता है। वह बताता है कि इंसान जादुई चेरी टमाटर खरीदने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे और इसी वजह से उसने प्रति टमाटर 2 डंगोन सिक्के ज्यादा वसूले। इस बूमिंग सेल्स के बारे में सुनकर साजुन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। उत्साहित बिल्ली पूछती है कि क्या उसने अच्छा काम किया और आग्रह करती है कि उसे फिर से सीईओ बना दिया जाए। साजुन बिना हैरान हुए उसे सीईओ बनाने से मना कर देता है और उसे बताता है कि वह इंटर्न के रूप में ही काम करता रहे। वह उसे केवल 2 डंगोन सिक्कों का कमीशन देता है। मेहनत से कमाए गए सिक्के पाकर भी प्रमोशन न होने पर बेचारा तेओ उदास हो जाता है। काले खरगोश उसके सिर पर थपथ पाकर उसे सांत्वना देते हैं। बाद में यह पता चलता है कि साजुन को पहले से ही पता था कि तेओ ने अपने सामान के लिए अधिक शुल्क लिया था, क्योंकि डंगोन एडमिनिस्ट्रेटर ने यह जानकारी उसे दी थी। साजुन चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए अगले बार टावर मैनेजर को और नीले चांद की ऊर्जा वाले टमाटर देने की योजना बनाता है। इस बीच साजुन देखता है कि तेओ तरल कैट ट्रीट का आनंद ले रहा है, न कि ग्रिल्ड फिश का। जिज्ञासावश वह तेओ से इस ट्रीट के बारे में पूछता है। तेओ बताता है कि एक इंसान ने उसके साथ सेल्फी लेने के बदले यह ट्रीट उसे दी थी। साजुन बताता है कि डंगोन के बाहर से सामान लाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है वैनिशिंग मेथड, जिसमें इंसान जो भी सामान अपने हाथों में लिए डंगोन में प्रवेश करता है वह साथ आ जाता है। जैसे कि साजुन जब वर्महोल के जरिए डंगोन में खींचा गया था, तब उसके पास सब्जियों का बैग था। दूसरा तरीका यह है कि जागृत शिकारी अवेकेंड हंटर्स टावर से लौटते समय डंगोन के बाहर से सामान लाते हैं। हालांकि शिकारी केवल कुछ पाउंड का सामान ही ला सकते हैं, लेकिन वे बाहर असीमित मात्रा में सामान ले जा सकते हैं। अधिकांश शिकारी सोलर पावर्ड स्मार्टफोन, हंटर का खाना जैसे तले हुए किमची स्नैक्स और हंटर स्क्वायर डंगोन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया सिगरेट लाते हैं। साजुन सोच में पड़ जाता है कि कोई शिकारी ऐसी मामूली चीजें जैसे कैट ट्रीट क्यों लाएगा। इसी बीच उसके दिमाग में एक विचार आता है और ऐसा लगता है कि उसने एक और व्यापार योजना बना ली है। तेओ, जो खुद को जीनियस समझता है, साजुन के चेहरे पर शरारती मुस्कान देखकर डर जाता है और उसे एक कैट ट्रीट ऑफर करता है। हालांकि साजुन एक साहसिक कदम उठाते हुए तेओ से उसके सभी कैट ट्रीट जब्त कर लेता है। इससे नाराज होकर तेओ अपनी पूरी बिल्ली शक्ति दिखाता है और अपनी ट्रीट वापस पाने के लिए साजुन की शर्ट पकड़ लेता है। तेओ उसे मनाने की कोशिश करता है और चिल्लाता है कि उसने यह ट्रीट इंसान के साथ सेल्फी खींचवाकर कमाई थी। साजुन खुलासा करता है कि उसने ट्रीट इसलिए जब्त की क्योंकि यह एक लेनदेन से मिली थी और उनके कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज 4 के अनुसार पार्टी बी तेओ पार्टी ए साजुन की अनुमति के बिना अतिरिक्त ग्राहक हासिल नहीं कर सकती। साजुन की बात सुनकर तेओ को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन साजुन उसके मासूमियत को नजरअंदाज करता है और उसे सांत्वना देता है। साजुन उसे सीईओ कहकर उत्साहित करता है। तेओ यह सुनकर खुश हो जाता है कि वह फिर से सीईओ बन गया है, लेकिन साजुन यह भी बताता है कि यह प्रमोशन केवल 1 घंटे के लिए है। हालांकि अगर वह अच्छा काम करेगा तो इस प्रमोशन को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। फिर वह तेओ को अपनी गोद में बैठाता है और बनीज दोनों साझेदारों को सेवा देने के लिए मछलियां लाती है, जिन्हें वे कैंप फायर में पकाएंगे। हमारा लड़का सीईओ को दुलार करता है, उसे बॉस ट्रीटमेंट देता है
और उसे एक ट्रीट ऑफर करता है, जिससे वह अपनी गोद में आराम से बैठता है। जैसे ही वे कैंप फायर के पास बैठते हैं, उसे वह अत्यधिक अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, जिसके वह हकदार है। तेओ खुशी से झूम उठता है, यह मानते हुए कि यही एक सीईओ होने की ताकत है। जैसे ही साजुन उसके मुंह में ट्रीट डालता है, तेओ कहता है कि यह सबसे अच्छा चीज है जो उसके साथ कभी भी हुआ है। जबकि बिल्ली दुलार में सजीव होती है, वह कुछ ग्रिल्ड मछली चाहता है, जिस पर साजुन तुरंत मछलियां ग्रिल करना शुरू कर देता है। जैसे ही यह सब हो रहा होता है, साजुन उससे यह सवाल करता है कि उसने 38वीं मंजिल तक बिना लड़ाई किए कैसे पहुंचाया, जिस पर बिल्ली जवाब देती है कि उसके पास एक पैडलर प्रमाण पत्र है। पैडलर प्रमाण पत्र के बारे में सोचते हुए तेओ अपना बैज दिखाता है। फिर वह समझाता है कि पैडलर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक उच्च सदस्यता शुल्क देना होता है ताकि उसकी स्थिति बनी रहे। जितना ऊंचा स्तर, उतना अधिक शुल्क होता है और पैडलर को अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पैडलर प्रमाण पत्र धारकों को एसोसिएशन से सुरक्षा और कई सेवाएं मिलती है। वह यह भी बताता है कि पैडलरों को राक्षसों के हमलों से सुरक्षा मिलती है। साजुन उसे हंटर लाने के बारे में पूछता है, लेकिन तेओ मना करता है और बताता है कि यह संभव नहीं है। इसके बाद बिल्ली एक और राज खोलती है कि पैडलर एक रास्ता इस्तेमाल करते हैं जिसे केवल वे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस रास्ते का इस्तेमाल करने के लिए पैडलर प्रमाण पत्र होना जरूरी है। वह आगे यह भी बताता है कि यह रास्ता 38वीं मंजिल से 5 दिनों में यहां आने का एकमात्र तरीका है। जिज्ञासु साजुन यह पूछता है कि वह किस मंजिल पर है, और तेओ यह रहस्योद्घाटन करता है कि वे टावर की 99वीं मंजिल पर हैं। ऐसा लगता है कि तेओ ने पहले ही जान लिया था कि गुफा कहाँ है। साजुन यह सुनकर चौंक जाता है और गुस्से में अपने आप को बैठा लेता है, जैसे कि वह अपराध बोध महसूस कर रहा हो। तेओ उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है, तो साजुन कहता है कि उसने सोचा था कि वह 38वीं मंजिल से ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि तेओ, जो हंटर्स की तरह अपने वे पॉइंट का उपयोग नहीं कर सकता था, 10 दिनों में वापस लौट आया था। वह टूट चुका है, लेकिन खुद को संभालता है और अपने आप को यह समझाता है कि अब जो मंजिल वह जान चुका है, उससे कुछ भी नहीं बदला। सोच में खोया तेओ उसे वास्तविकता में लाने के लिए उसकी डाल पकड़ता है और उसे झकझोर कर कहता है कि ध्यान न भटकाए, क्योंकि उसकी मछलियां जल रही हैं, जो उसकी साप्ताहिक वेतन है। फिर भी चौंका हुआ साजुन मछलियां ग्रिल करता है और सोचता है कि हंटर अब तक डंगोन की 40वीं मंजिल तक ही पहुंच पाए हैं, जबकि वह 99वीं मंजिल पर फंसा हुआ है और वह टावर छोड़ने के बारे में सोचता है। उसके दुखी विचारों को तोड़ते हुए तेओ उसे बताता है कि मछलियां अच्छी तरह से ग्रिल करे और इस बार उन्हें जलने न दे। लेकिन साजुन उसे आदेश देने से रोकता है और बड़बड़ाता है कि वह 1 घंटे पहले सीईओ नहीं रहा। तेओ गहरी सांस छोड़ता है और साजुन के पेडलर बैच पर ध्यान देते हुए एक नया विचार उसके दिमाग में कौंधता है। साजुन सोचता है कि वह भी एक पेडलर बन सकता है। दृश्य अचानक बदलता है और हमें डंगोन की दूसरी मंजिल पर ले जाता है, जहां हंटर के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और वे किसी तरह जिंदा बाहर निकलने की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वापस लौटने के रास्ते में बहुत सारे राक्षस हैं। इस दौरान 2 पैडलर और अच्छा पहनावा पहने लोग आते हैं और हंटर से पूछते हैं कि क्या उन्हें मदद चाहिए। वह दोनों डंगोन में प्रसिद्ध पैडलर हैं, जिनके नाम हैं साजुन पार्क और उसका दोस्त तेओ पीला बिल्ली। जैसे ही हंटर उन्हें पहचानते हैं, वे मानते हैं कि ये दोनों सच में खोए हुए हंटर्स को टावर में ढूंढते हैं और उनके पास खाने के सामान जैसे शकरकंद, चेरी टमाटर और हरी प्याज हैं, जिन्हें वे बेचते हैं और डंगोन सिक्के कमाते हैं। हालांकि यह पूरा दृश्य साजुन की बनावटी सोच का परिणाम है और लगता है कि बेचारा लड़का यह भी नहीं जानता कि उसका नाम एक उत्पादक के रूप में हंटर को या किसी और को नहीं बताया जा सकता, जो उसकी वस्तुएं खरीदते हैं। साजुन अपनी मुट्ठी भींचता है, अपनी दूरदर्शिता से भरे विचारों से उत्तेजित हो जाता है और तेओ से पूछता है कि क्या वह भी पैडलर बन सकता है। लेकिन साजुन के पेट में उम्मीद का ज्वाला बुझ जाता है जब तेओ उसे एक और राज बताता है कि जो लोग डंगोन के बाहर से आते हैं, वे कभी भी पैडलर नहीं बन सकते, जबकि डंगोन में जन्मे लोग जैसे तेओ पैडलर बन सकते हैं। उसे इस जानकारी के न होने पर उसका उपहास उड़ाते हुए लड़का फिर से अपनी चौकसी खो देता है और टूटने लगता है। उसे छेड़ने के लिए तेओ उसे बताता है कि वह कभी भी पैडलर नहीं बन सकता, क्योंकि वह नहीं हो सकता। अचानक सान का शरीर कांपने लगता है
और उसके अंदर का गुस्सा उबलता है। वह अपने बाल पकड़ लेता है और एक पागल की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है, डंगोन को गाली देते हुए, जो उससे ऐसा करता है। बनीज खेत पर काम कर रहे होते हैं और वे उसकी चीख सुनते हैं, जो गहरी उदासी में डूबा हुआ है। उसकी चीख डंगोन में गूंजती है, जबकि एक व्यवस्थापक, जो लगता है कि उसे टमाटर के स्कीवर्स खाने में मजा आ रहा हो, थोड़ी देर के लिए रुकता है, यह मानते हुए कि उसने कोई शोर सुना है। अंत में वह शांत हो जाता है और अपने आप को शांत करता है, जबकि सभी बनीज और मधुमक्खियां उसे घूरती हैं। वहीं गरीब तेओ, जो उसकी चीख से डर गया था, ब्लैक बनी के सिर पर कूद जाता है। हमारे फेला, जिसने बहुत कुछ सहा है, इस पर गहराई से सोचता है और फैसला करता है कि कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि उसने अपने लिए टावर में जाने का रास्ता चुना है। अनचाहे होकर और अपनी गलतियों को सही करने की कोशिश न करके, वह अपने भाग्य को स्वीकार करता है और डंगोन में अपना शेष जीवन बिताने का फैसला करता है। अगला दृश्य एक ऑफिस में दिखाई देता है, जहां एक आदमी अपने कुर्सी पर बैठा होता है और जादुई चेरी टमाटरों के बारे में पूछता है, जो हंटर्स के बीच लोकप्रिय होते जा रहे हैं। एक औरत जो सोफे पर बैठी होती है उसका समर्थन करती है और बताती है कि उसका भाई फीनिक्स गिल्ड का सदस्य है, जिसने ये टमाटर एक पैडलर से खरीदे थे, जिसे वह डंगोन में मिला था। पता चलता है कि ऑफिस में आदमी माइकल मैक्लेरन है, जो गैगल का उपाध्यक्ष है, जो एक खाद्य कंपनी है। वहीं वह औरत, जिसका नाम जेनिफर है, ईस्टर फार्मास्यूटिकल कंपनी की सीईओ है। जेनिफर तुरंत बात को सामने लाती है और याद दिलाती है कि वह आइटम स्टेटस विंडो नहीं देख सकती है। इस पर माइकल स्टेटस विंडो खोलता है और पता चलता है कि ये जादुई चेरी टमाटर हैं। उपाध्यक्ष हैरान होकर स्क्रीन को देखता है, जबकि जेनिफर आगे बढ़ती है और बताती है कि राष्ट्रपति ने डंगोन की मिट्टी से आवश्यक तत्व निकालने में असफल रहे हैं, लेकिन एक त्वरित शोध के साथ उसने उत्कृष्ट डेटा हासिल किया है। गुस्से में माइकल मैक्लेरन पूछता है कि उसे यह दिखाने का क्या मतलब है, जब वह आसानी से बाजार को नियंत्रित कर सकती है। जेनिफर उससे मांग करती है डंगोन फार्म परियोजना के लिए, जो उसके पिछले असफल प्रयासों में से एक है। इस पर उपाध्यक्ष हैरान होता है कि उसे कैसे पता चला, जबकि वह कहती है कि समय आ गया है ताकि वह राष्ट्रपति का विश्वास वापस जीत सके, जो माइकल के पिता है। मजबूत होकर वह उसे धमकाती है, यह कहते हुए कि बोर्ड के विभाग में जल्द ही एक नए राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, जो उसके बीमार पिता की जगह लेगा। वह माइकल से पूछती है कि क्या ये चेरी टमाटर स्वादिष्ट दिख रहे हैं, जिस पर उपाध्यक्ष अपनी मुस्कान दिखाते हुए जवाब देता है कि टमाटर स्वादिष्ट हैं, क्योंकि वह उन्हें खा रहा है, हंसते हुए। सीईओ की धमकी के कारण माइकल इन जादुई टमाटरों के प्रेम में पड़ जाता है और उनसे और टमाटर लाने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर उसे चुप करा देती है, कहकर कि उसे और टमाटर डंगोन से खुद लाने होंगे, क्योंकि उसने भी उसके चेरी टमाटर खा लिए हैं। अगला दृश्य हमें उस गुफा में ले जाता है, जहां सान अंततः गुफा में बसने और आसपास के क्षेत्र की खोज करने का फैसला करता है। वह सोचता है कि मुद्दों को एक एक करके संबोधित करें और दैनिक आवश्यकताओं को एकत्र करें, यह मानते हुए कि डंगोन के आसपास के वातावरण की जांच करना उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। हमारे लड़के पूछता है तो तेओ बताता है कि गुफा के पास कोई राक्षस नहीं है, लेकिन एक राक्षस जो दूर रहती है। यह एक क्रिम्सन ग्रिजली भालू है। जैसे ही साजुन यह सुनता है, वह उस रात के रेड बियर को याद करता है, जो ब्लू मून के दौरान मिल चुका था, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। डर के साथ तेओ बताते हैं कि क्रिम्सन भालू एक डरावना राक्षस है, क्योंकि वह उसे घूरता रहता है जब भी वह पास से गुजरता है, जिससे बनीज भी डर जाते हैं। इसके बाद साजुन सोच में पड़ जाता है और मानता है कि अभी गुफा छोड़ना सुरक्षित नहीं होगा। सोचते हुए हजारों चेरी टमाटर जल्द ही खिलेंगे और अधिक फूलों से जहरीली मधुमक्खियों की संख्या बढ़ेगी। वह सोचता है कि वह मधुमक्खियों को निरीक्षण के लिए भेजे, ताकि वे गुफा के आसपास के क्षेत्र की जांच कर सकें और उनके क्षेत्र से राक्षसों को दूर रख सकें। वह सोचता है कि हरे प्याज की रस्सी का उपयोग करके, जो एक पेड़ से बंधी हुई है, गुफा से भागने का रास्ता निकाले। जैसे ही मधुमक्खियां उसे ऊपर खींचती हैं, वह अपने विचारों से बाहर आता है और तेओ को कुछ महत्वपूर्ण मिशन सौंपता है, यह कहते हुए कि केवल एक सीईओ ही इन मिशनों को संभाल सकता है। तेओ, जो सीईओ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है और मिशनों को करने के लिए सहमत हो जाता है,
अगला दृश्य हमें डंगोन की 38वीं मंजिल पर ले जाता है, जहां कुछ दिन बाद हम कई हंटर्स को देखते हैं जो अपने शिविरों में बैठकर आग के पास आराम कर रहे होते हैं। टेओ ऊपर से उन्हें देखता है और महसूस करता है कि अब पहले से ज्यादा लोग हैं, यह सोचते हुए कि उसके लिए ज्यादा खरीदार होना अच्छा है। पल भर में वह जमीन पर कूदता है, हंटर्स को अपनी एंट्री से चौंका देता है और सभी का अभिवादन करता है। हंटर्स उसे पहचानते हैं और उसके पास दौड़ते हुए आते हैं, जिनमें अन्य गिल्ड्स के हंटर्स भी शामिल होते हैं। चेरी टमाटरों के लिए एक झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि उनमें से एक यह घोषणा करता है कि वह सबको टमाटर देगा। उसके पास डंगोन सिक्कों से भरा बैग है। डंगोन में चीजें तेज हो जाती है, क्योंकि एक और हंटर उसे लाइन को छोड़कर अपनी बारी का इंतजार न करने के लिए चिल्लाता है। सिक्कों से भरे बैग वाला लड़का अपनी खुद की नियमावली लगाता है और कहता है, जो पहले आएगा उसे पहले सेवा दी जाएगी, और वह फीनिक्स गिल्ड के हंटर को चुप करा देता है, यह बताते हुए कि उसकी गिल्ड 38वीं मंजिल की मालिक नहीं है। जबकि यह झगड़ा जारी रहता है, तेओ उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और सभी हंटर्स को बुलाता है। पैडलर यह उद्घोषणा करता है कि उसने यहां चीजों को बदल दिया है, जिससे हंटर्स चकरा जाते हैं, यह सोचते हुए कि पैडलर क्या कह रहा है। कुछ समय बाद तेओ एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखता है। वह घोषणा करता है कि वह 500 जादुई चेरी टमाटर उन इंसानों को बेचेगा जो इसके लिए सबसे अधिक कीमत देंगे, जिससे हंटर्स में घबराहट फैल जाती है। वह आगे कहता है कि जिन हंटर्स के पास पैसे नहीं हैं, वे जा सकते हैं, और अपने बैग से चेरी टमाटरों की टोकरी निकालता है। तेओ बोली शुरू करता है, 500 टमाटरों के लिए 35 डंगोन सिक्के। हमारा लड़का फिर बताता है कि चेरी टमाटर डंगोन के बाहर उतने लोकप्रिय हो गए थे जितना उसने सोचा नहीं था, और एक इंसान ने उसे किट्टी ट्रीट्स के साथ जीतने की कोशिश की थी। जैसे ही बनी चेरी टमाटर की फसल उगाते हैं, वह सोचता है कि फल के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, क्योंकि जब आपूर्ति सीमित होती है तो मांग बढ़ती है, और नीलामी ऐसी परिस्थितियों से लाभ कमाने का एक बेहतरीन तरीका है। साजुन और ब्लैक बनी अपने ड्रिंक का आनंद लेते हैं और तेओ को एक मिशन पर भेजते हैं ताकि वह उसकी वास्तविक बिक्री क्षमता देख सके। ड्रिंक खत्म करने के बाद वह फिर से काम पर लौटता है और ब्लैक बनी रात के खाने की तैयारी करता है। एक अतिरिक्त कार्य आता है जब व्यवस्थापक एक गिलास जादुई चेरी टमाटर शहद के साथ मांगता है। वही ड्रिंक जो साजुन ने पहले तैयार किया था, उसे एक कार्यात्मक क्षमता के रूप में इनाम के रूप में देने का वादा करता है। हालांकि साजुन इसका विरोध करता है, यह कहते हुए कि टमाटर का जूस बनाने में पर्याप्त समय लगता है और उसे काम पर लौटना है। डंगोन ड्रैगन दृढ़ दिखाई देती है और उसे कार्य पूरा करने के लिए मजबूर करती है, एक शानदार क्षमता के रूप में पुरस्कार देने का वादा करती है और उसे ललचाते हुए यह बताती है कि यह अनोखा इनाम है। साजुन को यह संदिग्ध लगता है क्योंकि व्यवस्थापक लगातार पुरस्कार पर जोर देती है, लेकिन वास्तव में वह टमाटर के जूस के लिए लालायित है। जब साजुन अपना इनाम मांगता है तो टावर मैनेजर स्पष्ट रूप से कहता है कि डंगोन नीति के अनुसार उसे पुरस्कार जीतने के लिए कार्य पूरा करना होगा, और व्यवस्थापक माफी मांगते हुए यह कहते हुए कि नियम नियम है और वह उन्हें बदल नहीं सकती। वह उसे विश्वास दिलाती है। हमारा लड़का फिर से चेरी टमाटर फार्म की ओर बढ़ता है, यह सोचते हुए कि उसने 50 जादुई चेरी टमाटरों का शहद के साथ जूस बनाया और उसे अपने साथी बनीज के साथ साझा किया। वह यह मानता है कि व्यवस्थापक शायद इस स्वादिष्ट ड्रिंक के बारे में सोच रही है। यही कारण है कि वह जूस के लिए इतनी जिद कर रही है। चेरी टमाटर को स्टोर से बाहर निकालते हुए वह जूस को सक्रिय करता है। जैसे ही वह टमाटरों को जोर से निचोड़ता है और शहद की मक्खी जूस में शहद की बूंदें डालती है, वह ताजे और स्वादिष्ट जादुई टमाटर का जूस तैयार करता है और व्यवस्थापक को प्रस्तुत करता है। शहद के साथ चेरी टमाटर का जूस ताजे कुचले हुए चेरी टमाटरों का गाढ़ा जूस होता है, और रानी मधुमक्खी का शहद जूस को मीठा करता है। साथ ही चेरी टमाटरों के टुकड़े इसे एक बेहतरीन बनावट देते हैं। व्यवस्थापक इस अविश्वसनीय टमाटर जूस को लेकर उत्साहित होती है और अधीरता से इंतजार करती है। व्यवस्थापक जूस को लेती है, जबकि साजुन सोचता है कि टावर मैनेजर किस तरह का जानवर है। एन स्वादिष्ट टमाटर का जूस पीते हुए मीठे और तीखे स्वाद पर मोहित हो जाती है और उसकी तारीफ करती है कि यह कितना स्वादिष्ट है।
हमारा लड़का राहत महसूस करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे यह स्वाद पसंद आया। फिर वह इनाम खोलता है और एक विशेष व्यावसायिक क्षमता प्राप्त करता है, जो कि मधुमक्खी पालन है। हैरान सजन हवा में सांस खींचता है और इस क्षमता के बारे में अधिक जानने के लिए स्थिति विंडो पढ़ता है, क्योंकि सभी अंक उसके पक्ष में गिरते हैं। यह उसे चिंतामुक्त करता है क्योंकि उसने सोचा था कि जब वह गुफा छोड़ेगा तो मधुमक्खियां उसके साथ नहीं रहेंगी। व्यवस्थापक अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद करती है और सजन उसकी उदार भेंट के लिए आभार व्यक्त करता है। ब्लैक ड्रैगन जादुई गेंद के माध्यम से उसे देखती है, जिससे एन खुश हो जाती है। एन फिर सोचती है कि वह उसके लिए एक और टमाटर का जूस शहद के साथ मंगवाए, लेकिन सेजन के सवालों द्वारा उसे बाधित किया जाता है। जब वह व्यवस्थापक से पूछता है कि क्या वह एक सूअर है जिसके पास पंख हैं, इससे वह गुस्से में आ जाती है।